नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण का प्रथम पाठ पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं। कौन कौन से बिंदु हम इस अध्याय में विशेष तौर पर पढ़ाएंगे। पहला, पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर क्या क्या है? जीवीय, अजीवीय, स्थल मंडल और जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। मानव पर्यावरण में जिस प्रकार से मनुष्य ने पर्यावरण के साथ जीना सीखा और जिस प्रकार से उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और उसने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, उसमें जंगल और नदियां और दूसरी चीज़ों का उसने दोहन किया है, उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति के को पर्यावरण कहते हैं। यह मानव निर्मित एवं प्राकृतिक घटनाओं का मिश्रण है। अब हम आपको किताब की सहायता से पढ़ाएंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी को हमने पूर्व की भांति हाईलाइट किया हुआ है, जिससे कि आपको समझने में सहयोग मिलेगा। यहाँ एक कहानी बताई गई है कि रवि छुट्टियों के बाद अपने विद्यालय आता है और वह विद्यालय के पास का जो फील्ड है उसको देखता है। उसमें कुछ खुदाई हो रही है और वहाँ पर पता करने पर मालूम हुआ कि यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंगें बनने वाली है। इससे वह बहुत दुखी हुआ। वह जब विद्यालय गया और प्रेयर के समय में, सुबह प्रार्थना के समय में प्रधानाचार्य जी ने पर्यावरण के बारे में कहा कि हमारा पर्यावरण बहुत बदल रहा है। बच्चे क्लास में गए और रवि ने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। गुरुजी ने बताया कि आपके आसपास जो है वो सब पर्यावरण है। बच्चे कहने लगे कि जो हमारे आसपास ये कुर्सी मेज रखी हुई है सब कुछ पर्यावरण है। शिक्षक ने कहा हाँ, परंतु इसके साथ साथ कुछ वस्तुएं प्रकृति ने हमें दी हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी और ये पूरा वायुमंडल, ये सब मिलकर पर्यावरण बनता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है? मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। यहाँ पर्यावरण को दो भागों में बांट कर देखा गया है, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात प्रकृति ने क्या क्या हमें दिया है, उसमें जल मंडल दिया है, वायुमंडल दिया है, स्थल मंडल दिया है और सजीव जैव मंडल जिसमें सब जीव जंतु रहते हैं वो है स्थल, वायु और जल, तीनों को मिलाकर जैव मंडल दिया है। दूसरी ओर मनुष्य ने इमारतें बनाई हैं, इसके ऊपर पार्क बनाए हैं, पुल बनाए हैं नदियों पर, सड़कें बनाई हैं काट काट कर पहाड़ों को और मैदानों को, और बड़े बड़े स्मारक बनाए हैं और उद्योग धंधे चलाए हैं जो प्रदूषण कर रहे हैं। मानव के चारों ओर क्या है? व्यक्ति स्वयं में है, उस व्यक्ति के साथ उसका परिवार है, परिवार के साथ उसका गांव, समुदाय है, फिर धर्म, फिर शिक्षण संस्थाएं, स्कूल आदि, फिर आर्थिक क्रियाएं, फैक्ट्रियां, कंपनियां आदि, और फिर राजनीतिक स्थितियां। ये सब मानव की परिस्थितियां हैं। इकबाल ने शिक्षक से पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी इसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर की हुई वार्तालाप से हमें पता चला है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवीय परिस्थितियां किन्हें कहते हैं? जिसमें सभी सजीव प्राणी संसार के आते हैं, पेड़ पौधे और मनुष्य सभी
और अजीव्य पर्यावरण में कौन आता है? जैसे भूमि, पहाड़, पठार, ये सब मिलकर अजीव्य पदार्थों में आते हैं जो मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। हमने आपको पूर्व में बताया था कि पर्यावरण को हमने दो भागों में रखा है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। वायुमंडल आकाश दिखाई दे रहा है, स्थल मंडल इसमें आपको भूमि, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और जल मंडल इसमें सागर और नदियाँ दिखाई दे रही हैं। इन्हीं तीनों को, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल को मिलाकर जैव मंडल बनता है। स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास के स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। दूसरा आता है जल मंडल। इसमें पानी के सभी स्रोत, नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर जैसे सभी जलाशयों को मिलाकर जल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। और तीनों को मिलाकर जैव मंडल में वायुमंडल भी आ जाता है, जल मंडल भी आ जाता है और स्थल मंडल भी आ जाता है, अर्थात जहाँ पर जीव रहते हैं। इसके बाद आता है पारितंत्र। क्या है पारितंत्र? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है, जुड़े हुए हैं, अर्थात हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। उसी को परितंत्र कहते हैं। जैसे ये तालाब का परितंत्र है, इसी में ये वनस्पति खड़ी है, इसी में फूल हैं, इसी में बत्तख है, इसी में ये पशु पक्षी भी खा रहे हैं। सबके लिए चारा यहीं पर है और सबका जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। इसी को पारितंत्र कहते हैं। कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे रहते हैं, इसलिए सभी अपने अपने क्षेत्रों की बातें कर रहे हैं। जो बच्चे केरल के वो बताते हैं हमारे यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है और नारियल के पेड़ हैं। जैसलमेर में रहने वाला बच्चा कह रहा है कि हमारे यहाँ वर्षा ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो कीकर और रेत ही दिखाई देता है और केवल ऊँट ही वहाँ पर पशु के रूप में दिखाई अधिक देता है। दूसरा बच्चा कहता है कि ऊँट ही नहीं मिलेंगे बल्कि रेगिस्तान में सांप, छिपकली और अन्य कीट भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की वार्तालाप में बच्चे एक दूसरे की बातों से हैरान हैं। बच्चे अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, दूसरे क्षेत्रों के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो अचंभित हैं। बच्चे पूछते हैं क्या सभी एक दूसरे पर संबंधित हैं? शिक्षक कहते हैं बिल्कुल, बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक परितंत्र होता है, जो मैंने अभी आपको तालाब का परितंत्र बताया है। बच्चों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। अब बात आती है मानवीय पर्यावरण की। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं अपने आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी
या क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। अब आप जानना चाहेंगे वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय पद्धति वह वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता, अर्थात एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे किसी के पास चावल है, उसको मक्का चाहिए, मक्का वाले को चावल, तो वह एक दूसरे से अपनी वस्तुएं बदल लेंगे, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। आपने देखा होगा प्रकृति ने हमें हर समय और हर मौसम में अलग अलग फल दिए हैं। गर्मी में रसीले तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि वह प्रकृति ने उसी समय में हमें दी है। जब हमें गर्मी लग रही हो तो तरबूज खाकर हमारी गर्मी कम हो जाती है, और जब हमें सर्दी लगती है तो उस समय यदि हम मूंगफली खाते हैं तो हमारी सर्दी कम हो जाती है। अर्थात प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीख लेना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह भी कष्ट में रहेगा और उसके पर्यावरण में भी नुकसान होगा, जिससे अंततोगत्वा मनुष्य को ही नुकसान होगा। अभी हमने आपको पर्यावरण के अध्याय के बारे में बता दिया है। उसमें आपकी समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं और पर्यावरण के लिए कौन कौन से कार्य हानिकारक हैं। अब आप अपनी किताब में लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से कार्य करने से पर्यावरण को हानि होती है और कौन कौन से कार्य को करने से पर्यावरण में वृद्धि होती है, पर्यावरण को शुद्ध रखने में, सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं कौन कौन से कार्य। धन्यवाद।